2023 का नोटिफिकेशन आज पूरी तरीके से वेबसाइट पर आ गया है। कमीशन की वेबसाइट जो है up.nic.in, वहां पर ये आ गया है। वहां से जाके आप इस तरह के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज कमीशन ने कुछ एक ना गूगली दे दी आप लोगों को। एक गूगली दी है जिससे कि कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है। अब वो गूगली क्या है, वो खेला क्या खेला गया है, वो डिस्कस करेंगे जब इसकी बारी आएगी। अभी हम देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या जानना जरूरी है। तो पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद वो पॉइंट पर आएंगे जहां पर कमीशन ने आपके साथ थोड़ा सा गेम खेल दिया है। तो पहले ये देखते हैं कि है क्या चीज। पहले हम लोग थोड़ा सा एक ये आपका, हाँ, पहले देखते हैं। बहुत थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग, क्योंकि कई चीजें जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। कल भी वीडियो बनाया था, उस पर डिस्कस कर लिए। पहले ये देखिए कि लास्ट डेट जो है ना वो 6 तारीख की है। 6 अप्रैल की है लास्ट डेट। जो जब मेन है वहां पर मैं डिस्कस कर लूंगा। 6 अप्रैल की आखिरी तारीख है और आज से यानी 3 तारीख से जो है वो आपका शुरू हो गया है फॉर्म भरना। एक चीज जाननी जरूरी है कि ओटीआर जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बिना संभवतः आपका मेंस जो है वो नहीं भर पाओगे। मेंस एग्जामिनेशन को आप जो फॉर्म भरेंगे नहीं भर पाओगे। देखिए, यूपीपीसीएस में जब आप एग्जाम देते हो तो आपको 3 बार फॉर्म भरने पड़ते हैं। एक बार प्री में, फिर देन मेंस में, देन इंटरव्यू में। 3 बार आपका मौका लगता है फॉर्म भरने का। ठीक है, तो आप अगर मान लो प्री के समय पर ओटीआर नहीं भरा आपने, जाके पेपर तो आप फॉर्म तो भर दोगे, पेपर हो भी जाएगा, लेकिन जब मेंस आएगा तो उस समय वो आपसे ओटीआर मांगेगा और जब आपके पास ओटीआर नहीं होगा तब दिक्कत आ जाएगी। तो भैया 31 मार्च तक ओटीआर भरने की आखिरी तारीख है। प्लीज इसको भर लो, 31 मार्च तक है ये ओटीआर। बहुत इंपॉर्टेंट है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ये। ठीक है, वो नंबर यूज कर लेंगे बार बार इसको आप लोग। अच्छा, ठीक है जी, मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद जितने पेपर होंगे जहां पर होगा तो वो ओटीआर आपको मांगा जाएगा इसके अंदर। ठीक है, उसको आप भर लीजिएगा, पैसा कुछ लग नहीं रहा इसके अंदर। अब जो बातें समझने वाली हैं यहां पर, मैं उसको पहले थोड़ा सा मैं डिस्कस करूं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं समझने के लिए। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। वैसे तो आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। यहां देखते पहले फीस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, फीस जो है वो अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग है। देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 125 है, एससी के लिए 65 है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 25 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 65 है। ठीक है, तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से आपकी फीस आपको देनी पड़ेगी। अब जो आगे चल रहा है, हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। वो ये देखना है यहां पर, जो आप लोग फॉर्म भरते समय गड़बड़ करते हो तो मॉडिफिकेशन जो होता है वो हो जाता है, बट मॉडिफिकेशन का देखिए यहां में समझिएगा कि टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर और इस तरह जो भी होगा उसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा, बट थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, थोड़ी फीस पे करनी पड़ेगी। मॉडिफिकेशन हो जाएगा एक्सेप्ट इन द नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो नाम जो लिखा हुआ एग्जामिनेशन में उसको छोड़कर हर चीज को मॉडिफाई आप कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा सा फटाफट आपको ले चलूंगा, आपको वहां पर ले आ रहा हूं जहां पे जो आपको फोकस करने की जरूरत है, बाकी सब तो आप इसको पढ़ लेंगे इसके अंदर। ठीक है, वैकेंसीज की बात करते हैं। कल भी मैंने बोला था कि कितनी वैकेंसी आई है, तो देखिए यहां पे जो कल डिस्कस किया था कि अभी तक फिलहाल 173 वैकेंसी आई हैं। अभी फिलहाल जो आई हैं 173 वैकेंसी आई हैं, बट यहां पे एक लाइन अभी लिखी है कि दिस वैकेंसीज मे बी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस रिक्वायरमेंट, यानी कि भविष्य में यूपीपीसीएस 2023 के लिए वैकेंसीज बढ़ सकती, घटेंगे तो नहीं लेकिन बढ़ सकती हैं। मैं कल भी कहा था आपसे कि जगह यूपीपीसीएस के अंदर जब भी देखिए होता क्या है कि प्री का रिजल्ट आने तक, रिजल्ट जब होगा, जब मान लीजिए कि 10 जुलाई को रिजल्ट आना है, तो तब तक जो भी डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट भेजी होगी तो वो वैकेंसीज बढ़ जाती हैं। और ऐसा हर साल होता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 173 का मान के चलिए कि 450 से प्लस सीट्स आएंगी। कोई मतलब इतना ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही 173 पे आपको करना पड़ेगा। अभी क्या है, अभी रिक्वायरमेंट इतनी आई है क्योंकि हमारा यूपी है, थोड़ा स्लो काम करता है। और थोड़ा गलत बोल दिया, मतलब थोड़ा सा यहां पर मामला थोड़ा सा अजीब सा रहता है कि नोटिफिकेशन के बाद भी आ जाता है। तो
भी आप मान चलिए कि 450 सीटें आपके पास रहेंगी, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अच्छी खासी सीट्स आपको मिलेंगी। बाकी आपको ग्रेड पे में देख लीजिए, अलग अलग उसकी ग्रेड पे अलग अलग है। यहां पे अगर पैसे की बात कर लेते हैं, यहां पे देखिए इसके अंदर क्या है, ग्रेड पे जो 6 पे कमीशन लग रहा है 93,800 ग्रेड पे से, मतलब कि जो आपका सिर्फ नायब तहसीलदार है उसको 4200 ग्रेड पे है, बाकी सबको 4600 ग्रेड पे है या 5400 ग्रेड पे है। अगर मैं लेमैन भाषा में बोलूं, अगर आम भाषा में बोलूं, तो नायब तहसीलदार की एनटी की जो सैलरी है वो 42,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी होगी, ठीक है। और बाकियों को उनके ग्रेड पे, तो 4600 का मोटा देख सकते हैं, तो 4600 का जो ग्रेड पे हो जाएगा वो 46,000 हो जाएगा। 5400 ग्रेड पे को हम 54,000 के आसपास बोल देते हैं। ये मैं एक एस्टिमेशन बोला, मैंने मोटा मोटा समझाने के लिए बोला है। अलाउंसेस, टीएडीए वो सब बढ़ेगा तो बढ़ सकती है, मैंने बस जस्ट समझाने के पर्पज से आपको यहां पर रखा हुआ है कि इनका ग्रेड पे का मतलब क्या होता है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। अब दो बातें समझने वाली हैं। पहले समझते हैं कि रिजर्वेशन कितना है। देखिए रिजर्वेशन जो है दिया जा रहा है, किसको रिजर्वेशन दिया जा रहा है? देखिए रिजर्वेशन जो है एससीज को, यूपी के एससीज को, यूपी के एसटी को, देखिए जो यूपी गवर्नमेंट के अंदर या प्रदेश के अंदर जिन जातियों को शेड्यूल कास्ट में रखा गया है वही एप्लीकेबल होगा। कुछ जातियां यूपी में एससीज में हो सकता है कि वो सेंटर में या कहीं और नहीं एससी में आती हैं, तो फर्क आ जाता है। यूपी के एससी होंगे, यूपी के सॉरी इसमें यूपी के एससी एसटी का मतलब होता है कि जो डोमिसाइल इन्होंने लिया हुआ है, यानी कि यूपी में रहने वाले लोगों के वो जो एससी विभाग है, यानी कि हरियाणा का एससी होगा या राजस्थान का एससी हो, वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। यूपी में रहने वाले वो लोग जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी या किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप या जो भी आते हैं, वो यूपी के होने चाहिए, यानी कि उनके पास डोमिसाइल यूपी का होना चाहिए, ठीक है। तभी रिजर्वेशन मिलेगा, तभी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तभी आपको कट ऑफ में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप यूपी से बाहर हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, आपको यूपी पीसीएस के अंदर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी में जाकर लड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक चीज समझने वाली है, यहां पे महिलाओं की बात कर लेते हैं, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट शैल बी एडमिसिबल ऑन सेटलमेंट ऑफ वैकेंसीज। देखिए यहां पर एक चीज है, एक लाइन यहां पे हिंदी में आ गई है, मैं इंग्लिश ढूंढ रहा था इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए आप यहां पे सीधी पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम में महिलाओं को अमूल्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए अनुमन्य है को रेट राशिका के तहत। ठीक है, देखिए हुआ यह था, समझते हैं आपको कि 2019 में पेपर आता है यूपी पीसीएस का जब फॉर्म भरा गया था। अब वहां पर क्या हुआ कि हमें पता है कि यूपी में 20% वुमेन को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है। इसका मतलब क्या होता है कि जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी में औरतें में, जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी है, जनरल में अगर 100 सीट्स हैं तो 20% सीटें जो होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। एससी में अगर 100 सीटें हैं तो 20% जो है महिलाओं के लिए होंगी। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब हुआ क्या कि वुमेन में जनरल कैटेगरी के अंदर मान लेते हैं यहां पर 20% जो है महिलाएं आ गई हैं। अब कुछ महिलाएं यूपी की हैं, कुछ यूपी से बाहर की होंगी, ठीक है। तो हुआ यह कि कुछ प्रॉब्लम आ गई, केस चला गया। तो अभी क्या हुआ है कि एक केस चल रहा है, अभी भी चल रहा है केस। यहां पे देखिए कि विपिन कुमार मौर्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है उस पर अभी केस चल रहा है कि ये जो 20% औरतें हैं, यानी जो वो किसको मिलेगा, कि सिर्फ यूपी की महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा कि बाहर के लोगों को मिलेगा। इस पे केस चल रहा है। अभी जो इस पर निर्णय आएगा वो ही बात की जाएगी। देखिए यहां पे लिखा हुआ अंतिम निर्णय के अधीन होगा, जो फैसला होगा वो अंतिम निर्णय के अधीन होगा। कि ये भी हो सकता है कि भविष्य में सभी बाहर की जो अदर स्टेट की लड़कियां हैं उनको रिजर्वेशन मिल जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ना भी हो। तो जैसा यहां पे जजमेंट आएगा वैसी बात होगी यहां पर। फिलहाल जो कमीशन ने लिखा हुआ है कि भाई जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिला हैं उनको ही रिजर्वेशन देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस पर जजमेंट का वेट कर लीजिएगा, जो लोग इस चीज पे डिपेंड हो रखे हैं। बाकी एक चीज समझने वाली बात है यहां पे, जो कल भी डिस्कस मैंने किया था, वो डिस्कस ये किया था कि दो तरह की वैकेंसी होती हैं, जनरल रिक्रूटमेंट और एक स्पेशल वाला रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है।
जनरल रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि आपको सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन इसके अंदर हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीटेक हो, एमबीबीएस हो, सब चल जाएगा। और उसमें जितनी कैटेगरी नौकरियां होंगी, जैसे कि आपका एसडीएम हो गया, डीएसपी हो गया, कॉमर्शियल टेस्ट कमिश्नर हो गया, एआरटीओ हो गया, ठीक है, होम गार्ड कमांडेंट हो गया, ठीक है, ये जितनी भी होंगी ऐसी वैकेंसीज, मुख्य वैकेंसीज होती हैं, वो उसमें वो जनरल रिक्रूटमेंट के अंदर आती हैं। इसके अंदर ग्रेजुएशन चाहिए होता है सिर्फ। लेकिन कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, इसके अंदर वो पीजी मांग लेंगे आपसे, ठीक है, कुछ पीजी मांग लेंगे। तो उसमें आपको बताना है कि क्या आप इन कैटेगरी के लिए भी एप्लीकेबल है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए गन्ना संस्थान के बारे में बोला गया कि गन्ना संस्थान में एमएससी इन एग्रीकल्चर चाहिए, तो आपको यह बताना है कि हां आप एमएससी इन एग्रीकल्चर हो, अगर हो तो ही उस नौकरी के लिए एप्लीकेबल होगे, अन्यथा नहीं होगे। अब यहां पर देखिए कुछ आपको मैं दिखाता हूं, यहां पे ये देखिए, पोस्ट ऑफ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन थ्रू रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो मैंने कहा स्पेसिफिक वाले, स्पेशल वाले, अब जैसे कि सब रजिस्ट्रार की पोस्ट है, पद है, इसमें लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। अब अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो ही आप एप्लीकेबल, अन्यथा नहीं होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, इसमें क्या पीजी इन इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, लॉ, लेबर रिलेशन, लेबर वेलफेयर इसके अंदर है। तो अगर आपने इनमें डीए डिग्री पाई है तो ही आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा मान के चलिए कि लगभग जितने भी डिपार्टमेंट, जैसे मैं बोलूं तो 14-15 ऐसे आते हैं जिसके अंदर आपका जनरल रिक्रूटमेंट हो जाती है। एसडीएम, डीएसपी, नायब तहसीलदार, होमगार्ड कमांडेंट, कमर्शियल टेस्ट कमिश्नर, एआरटीओ, लगभग 14-15 विभाग होते हैं। बाकी 6-7 ऐसे होते हैं जिसमें स्पेसिफिक वाला होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, जब फॉर्म भरा जाएगा, जब आप फॉर्म खोलोगे, पहली बार में तो चलो आपका बेसिक नाम आएगा, दोबारा जब फॉर्म खोलोगे आप, सेकंड स्टेज जब आएगी फॉर्म की, तो वहां पे ना आपको कुछ ये रिक्वायरमेंट, ये पोस्ट दिखाई देंगी आपको, सिर्फ ये वाली पोस्ट है, स्पेसिफिक वाली, जनरल वाली नहीं देंगी, समझिएगा, सिर्फ स्पेसिफिक वाली ही आपके फॉर्म भरते समय दिखाई देंगी, ठीक है। तो उसमें आप अगर एप्लीकेबल हो, ये सब आपकी डिग्री है तो यस कर देना, अन्यथा नो कर देना। और संभव है कि आप सभी को नो कर दो। जैसे कि जब मैंने फॉर्म भरा था अपने टाइम पर, तो भाई मैं तो मैंने बीटेक किया हुआ, सिर्फ बीटेक है, ठीक है, तो मैं जनरल रिक्रूटमेंट में आ जाता था मैं, और जो याली होते थे सब में नो कर देता था। तो नो, अगर सब में नो हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जनरल पोस्ट के लिए आप हो, स्पेसिफिक के लिए नहीं हो, घबराइएगा नहीं। जनरल पोस्ट के ऊपर वो फॉर्म भरते समय नहीं आता, मेंशन नहीं किया होता है, सिर्फ स्पेसिफिक वाली ही पोस्ट जो है वहां पर मेंशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हो गया सब रजिस्ट्रार हो गया, असिस्टेंट लेबर हो गया, असिस्टेंट कंट्रोलर एंड लीगल मेजरमेंट ग्रेड 3 हो गया, ठीक है। लॉ ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी, टेक्निकल असिस्टेंट जियोफिजिक्स, टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर। तो 7 वैकेंसीज आई, मैंने आपको कहा था 6-7 आती हैं, तो 14-15 आपको मिल जाएंगी जनरल रिक्रूटमेंट वाली, और 6-7 वाली मिल जाएंगी। इन सबका अलग अलग आपका बनता है, क्या नाम है, कट ऑफ बनती है मेंस में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, फॉर स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट कैंडिडेट्स क्लियरली मेंशन यस ऑप्शन ओनली देन दे शैल बी कंसीडर्ड फॉर सच पोस्ट, अन्यथा आप कंसीडर नहीं किए जाओगे। झूठ मत बोलना, कमीशन से झूठ नहीं बोल पाओगे। यहां चले भी जाओगे तो जब वेरिफिकेशन होगा वहां पर पकड़े जाते हो, फिर और फजीयत हो जाएगी। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि क्या भाई फिजिकल रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए होती है, फिजिकल रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए होती है, ये होता है। कुछ पोस्टों के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए, कुछ के लिए नहीं चाहिए। मेडिकल सबका होता है, मेडिकल सबका होगा, जब भी आपको नौकरी मिलेगी तो मेडिकल सबको, लेकिन कुछ के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए। किसके लिए चाहिए? डीएसपी की पोस्ट के लिए। यानी कि एक मेल कैंडिडेट है, जर्नल है, अदर बैकवर्ड क्लास है और एसटी का है, उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, और चेस्ट फुला के बिना फुलाए 84-89 होना चाहिए। इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब का 160 हाइट होनी चाहिए, 70-84 होनी चाहिए। फीमेल के लिए भी कैटेगरी कर रखी है, शेड्यूल ट्राइब के लिए कर रखी है। अब देखिए, मान लीजिए आपने अच्छी रैंक लिया, रैंक 1 ले आया, आप रैंक 1 ले आए, परंतु आपकी हाइट इतनी नहीं है, आपकी हाइट 162 हो गई, आप डीएसपी नहीं बन पाओगे। दोनों क्राइटेरिया हमें फुलफिल करना है, हमें रैंक भी लानी है और हमें ये जो फिजिकल मेजरमेंट है उसको भी पूरा करना है हम लोगों ने, ठीक है। कुछ पोस्टों के लिए होता है, कौन सी पोस्टों के लिए होता है? डीएसपी के पद के लिए, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड के लिए, ठीक है, और सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, डिप्टी जेलर, और ये पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर और डिप्टी जेलर, ये 4 के लिए होता है। डिप्टी जेलर के लिए, एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के लिए, होमगार्ड कमांडेंट के लिए और डीएसपी पद के लिए, ठीक है, क्लियर है। मेडिकल सबका होगा, फिजिकल मेजरमेंट कुछ पदों के लिए, 4-5 पदों के लिए होगा। अगर आप
रैंक 1 भी लिया होगे तो भी अगर आप ये चीज नहीं पूरी कर पा रहे हो तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, फिर आपकी सेकंड प्रायोरिटीज पे पहुंचोगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, कितना एज रिलैक्सेशन होगा? देखिए 5 साल का आपको वो मिल जाता है, अभी नीचे आ जाएगा। वैसे अमूमन 5 साल का आपको कट वो मिलता है इसके अंदर, यहां पे नहीं लिखा, नीचे लिखा हुआ है। एक और बात बताता हूं मैं आपको कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो लोग अंडर ग्रेजुएट हैं, देखिए यूपीपीसीएस के अंदर अंडर ग्रेजुएट लोग फॉर्म नहीं भर सकते। जब ये आखिरी तारीख, क्या लिखा हुआ, लास्ट डेट ऑफ फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट जब ये फॉर्म, यानी कि 6 अप्रैल तक आप ग्रेजुएट हो जाना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस बैचलर डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि 6 अप्रैल तक आप लोगों के पास आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 6 अप्रैल तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। नहीं डिग्री है, अब आप कहोगे सर मैं पेपर दे दिया डिग्री नहीं है, भैया नहीं है तो पेपर नहीं दे पाओगे, ठीक है। यह हो सकता है कि डिग्री आ गई है, लेने नहीं गए आप, वो अलग बात है, लेकिन 6 अप्रैल से पहले आपका सारा काम धाम हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर डिग्री मिली नहीं है, पेपर हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, डिग्री वैसे तो हो चुकी है लेकिन आपके हाथ में नहीं आई है, तो आप प्रोविजन से करके काम चल जाएगा, लेकिन पूरा कंप्लीशन आपको 6 अप्रैल तक हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की बात कर रहे थे, मैंने पहले कहा था कि 21 साल से लेकर 40 साल तक का रहेगा, ठीक है। यानी कि नॉट बिफोर नॉट बोर्न अर्लियर देन 2 जुलाई 183, यानी कि 2 जुलाई 1983 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए। तो 21 से 40 साल का रहेगा। रिजर्वेशन की जो बात है, 5 साल का रिजर्वेशन। कोई कल मुझसे कह रहा था कि 3 साल के लिए ओबीसी होता, नहीं, ओबीसी भी 5 साल के लिए ही होता है। हर तरह का रिजर्वेशन यूपी के अंदर 5 साल का है, ठीक है। कुछ जो ज्यादा कैटेगरी वाले होते हैं उनको ज्यादा दे मिल जाता है, लेकिन अमूमन हर इसको 5 साल का आपको रिजर्वेशन मिल जाता है, जितना यहां पर आप देख रहे हो मिल जाएगा आपको रिजर्वेशन, ठीक है। हाँ सॉरी, इसके लिए अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाय 15 ईयर्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑफ यूपी, यानी अगर आप दिव्यांग हैं तो 15 साल तक का आपको मिल सकता है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा वो देखते हैं इसके अंदर जो मेन चीज समझने वाली है। जब आप मेंस में जाओगे तो आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ता है, मैं डिस्कस कर चुका, तो कुछ पैसा भी देना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है, वो आप दे दो, को इतनी खुशी में आप दे ही देते हो, आप लोग क्या करोगे, ठीक है। अच्छा, और बाकी ये सब तो खैर खास नहीं है। अब एक बात और समझ लेते हैं इसके अंदर, थोड़ा आपको काम आएगा। देखिए अब यहां पे एक चीज देखो, हाँ देखिए देखिए एक ना मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बनाया गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बनाया गया है एससी एसटी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए भी है। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 40 मार्क्स होना चाहिए, यानी कि 150 में समझे, सॉरी 200 नंबर का पेपर होता है तो मिनिमम आपके 80 नंबर तो होने ही चाहिए। 40% मार्क्स आपका है जिसपे आपका जो है एक मिनिमम नंबर होने चाहिए। कट ऑफ की बात नहीं कर रहे, कट ऑफ नहीं, मिनिमम नंबर होने चाहिए, उसके बाद आप कंसीडर किए जाओगे, ठीक है। एससी के साथ कितना है, एससी एसटी के साथ 35% है, यानी कि एससी एसटी के 70 मतलब 70% तो आपको पासिंग करना है, उसके बाद कट ऑफ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 35% से कम है, आपके नंबर 35% से कम है और सिलेक्शन हो जाए, यानी कि आपके 70 नंबर से कम होकर आप अगर एससी भी हैं एसटी भी हैं तो भी कट ऑफ 70 से नीचे नहीं जाएगी। नंबर की बात कर रहा हूं मैं, नंबर की, नॉट क्वेश्चन की, ना ही जनरल कैटेगरी में होते हुए आपके 80 नंबर से कम जाएगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि ये चीज मेंस में भी होता है, मेंस में भी 33% 35% नंबर लाने ही है, जनरल कैटेगरी को 80 नंबर 40 नंबर लाने ही लाने होते हैं इसके अंदर, ठीक है। दोनों के लिए 40 मार्क्स इन प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। कट ऑफ तो पता ही है कि आपको 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन, यानी कि अगर आपका, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1/3 या 2 दिन में बोलता हूं कि या तो 0.667 इसको आप ऐसा काउंट कर लेना, नेगेटिव बात कर रहे हैं, ठीक है। या जब 3 गलत होंगे, जब आपके 3 गलत होंगे
तो आपका एक सही न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी 3 गलत होने पे, यानी कि मान लीजिए आपके 9 क्वेश्चन जो हैं मतलब गलत हो गए और 3 क्वेश्चन आपके सही हो गए, मतलब 9 क्वेश्चन आपके गलत हो गए और 3 क्वेश्चन आपके सही हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 पर 1 गया, फिर 3 पर 1 गया, फिर 3 पर 1 गया, यानी कि अल्टीमेटली आपको 0 नंबर आ जाएंगे। 3 गलत होने पर 1 क्वेश्चन न्यूट्रलाइज हो जाता है, 3 गलत होने पर 1 न्यूट्रलाइज हो जाता है, 3 गलत। तो अगर आपके 9, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 9 गलत हो गए और 3 सही हो गए तो अल्टीमेटली आपको 0 नंबर मिलेंगे, आप नेगेटिव में नहीं जाओगे आप, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। सर्टिफिकेट मैं बताऊंगा, देखिए जो यहां पर मेंशन किया हुआ है, देखिए यहां क्राइटेरिया बना हुआ है, ये सर्टिफिकेट विटिकेट आप देख लीजिएगा। मैं सिर्फ एक बहुत ही एक्सपीरियंस वाली बात बता रहा हूं आपको। पहले तो जो विभाग ने बोला हुआ है, कमीशन आयोग ने बोला हुआ है, आप अपना सर्टिफिकेट, लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है। अगर नहीं है बनवा लीजिए। अगर अभी ऐसा है कि आपने बनवाया नहीं है आज तक, या कुछ उसमें प्रॉब्लम है और अब लगता है कि टाइम बहुत लग रहा है, घबराइए नहीं, आराम से फॉर्म भर दीजिएगा। अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है, आप फॉर्म भर दो आराम से, प्री दे दो, मेंस भी दे दो, इंटरव्यू तक पहुंचे आप। इंटरव्यू में जब डॉक्यूमेंटेशन होगा, हो सकता है आपके पास वो ना हो, आप बोल देना कि मैं बाद में दिखा दूंगा, वो आपको अलाउ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद अगर आप सेलेक्ट हो गए तो जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे डॉक्यूमेंटेशन वाली, आप तब लगा देना। तो घबराने की बात नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कास्ट वाला या कोई एक आधा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, घबराइएगा नहीं, फॉर्म भर दीजिएगा। और फॉर्म भरने के बाद जब आप प्री मेंस इंटरव्यू दे दोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, तो भी आप दे सकते हो, कुछ नहीं। ये बात एनओसी के ऊपर भी लागू होता है, लेकिन फिर भी वैसे एनओसी के लिए होता, आप बाद में भी एनओसी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने डिपार्टमेंट को देख लीजिएगा कि वो बाद में देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन आप कमीशन में तो कम से कम बाद में दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू के बाद दिखा सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये आप अपना फॉर्म, ये सब जो भी है वो भर दीजिएगा। अब जो मेन बात मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं आपको, जो मैंने कहा था कि आयोग ने जो खेला कर दिया है, वो हम देखते हैं क्या है। देखिए खेला क्या बोलूंगा, खेला तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक चीज है, पहले समझते हैं। 3 आपके हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, 3 होता है। जो फाइनल रिजल्ट आता है वो मेंस और इंटरव्यू के कंबाइन करके नंबर से मिलकर बनता है, सिलेक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके प्री के 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है उसको हम GS1 कहते हैं, GS1 है, ठीक है। और इसमें आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। और कट ऑफ जो बनती है वो इसी से बनती है, यानी कि आपको इसमें कट ऑफ बनती है। कट ऑफ मान के चलिए कि 85-86 क्वेश्चंस के आसपास ही रहती है, ठीक है। लेकिन जो पेपर 2 होता है, ये पेपर 2 होता है जिसको हम CSAT कहते हैं, उसके लिए 33% नंबर मिनिमम लाना जरूरी है। मैक्सिमम आप 100 ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम 33% नंबर आपके आने चाहिए। तो इस बात का नजर रखिएगा कि ऐसा ना हो कि जीएस के चक्कर में ये गड़बड़ कर जाओ, क्योंकि 33% नंबर लाने जरूरी होते हैं। जब आप प्री क्रैक करके मेंस में पहुंचोगे तो अब जो कि पैटर्न चेंज हो गया है, थोड़ा सा कुछ बदलाव आया है। तो यहां पर आप एक कुछ देखोगे कि ऑप्शनल हट गया है। ऑप्शनल हटने से कुछ 2 सब्जेक्ट आए। तो पहले देखते हैं कि जीएस जनरल हिंदी। कन्वेंशनल का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि आपको ऐसे टाइप का आंसर लिखने वाला, मतलब कि लिखने वाला, राइटिंग वाला जो होता है वो तरीका है। कन्वेंशनल का मतलब ये होता है, तो लिखने वाला हिंदी होगा, लिखने वाला ऐसे होगा, मैंने पैराग्राफ लिखते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1, GS1, GS2, GS3, GS4, ये सब यहां तक तो पहले से चला आ रहा था, यहां तक तो पुराना चला आ रहा था, ओल्ड जो सिस्टम था वो चला आ रहा था, वैसे ही का वैसे ही रहेगा। सिलेबस वैसे ही रहेगा, सिलेबस भी वैसा का वैसा रहेगा। बट जो नई चीजें आई हैं, जो नया आपको बना है, ये जो नया बना है आपका 5th पेपर और 6th पेपर, ये आपका हिंदी का है, आपका हिंदी सॉरी यूपी स्पेशल है। ये क्या है? यूपी स्पेशल है, ठीक है। आपका यूपी स्पेशल आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि 6 पेपर तो वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है। ये 2 पेपर जो हैं ये नए पेपर जोड़े गए हैं, क्योंकि ऑप्शनल खत्म हो चुका है, यूपी के स्पेशल आए हैं। अब हुआ ये है, कमीशन ने क्या बोला है, कमीशन ने जब अपना सिलेबस बता रहा है, ये प्री का सिलेबस है, यहां पे देखिएगा, ये प्री का सिलेबस आप देख लीजिएगा, कुछ नहीं है। लेकिन मैं यहां पे सिर्फ आपको इस लाइन पर जहां पे मैं बोल रहा हूं खेला हो गया, उस खेला के बारे में बता रहा हूं मैं, कि यहां पे देखिए कि
जो ये इन्होंने सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से 6 की बात कर रहे हैं, यानी कि वो मुख्य परीक्षा के अंदर, यानी कि 1 से 4 तक, 1 2 3 4 GS 1 2 3 4, इनका पाठ्यक्रम जो है, इनका पाठ्यक्रम यथासंभव रहेगा, जैसे कि जो पुराना चला आ रहा था वो रहेगा, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश से संबंधित विषयों को छोड़कर, यानी कि GS 1 के अंदर जो यूपी स्पेशल था, कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आते थे GS 1 के अंदर पुराने वाले में, उसी तरह GS 2 के अंदर भी आते थे, GS 3 के अंदर भी आते थे, तो उनको छोड़कर जो ऑलरेडी पहले था वैसा वैसा रहेगा। वो जो क्वेश्चन हैं जी वाले, वो निकल के 5th और 6th में आ जाएंगे, वो क्वेश्चन निकल के 5th और 6th बना देंगे, यूपी स्पेशल हो जाएगा और क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। कोई 200 नंबर का होना है, 400 नंबर का यूपी स्पेशल हो चुका है, नए क्वेश्चन आएंगे, नए तरीके से आएंगे। अब वो कौन से होंगे, सिलेबस क्या होगा, अभी तक कमीशन ने उसको कुछ भी बताया नहीं है, और बोला है कि हम शीघ्र ही आयोग जो है वेबसाइट पे डाल देगा। अब खेला यहां पे ये हो गया कि जो लोग जिनका प्री अच्छे तरीके तैयार है और वो चाहते थे कि जल्दी से पहले वो 1-1.5-2 महीना जब बचा हुआ है तो यूपी स्पेशल तैयार कर लें, तो उनको पता ही नहीं है सिलेबस क्या है, क्योंकि अभी आयोग ने सिलेबस बताया ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पर वो मायूस हो जाएंगे। तो बस ये बोल सकते हैं कि भाई जो पुराने पैटर्न में GS 1 2 3 में जो सिलेबस था वो तो रहेगा ही रहेगा, और बढ़ के जाएगा, वो हम देख लेंगे बाद में जब आएगा। फिलहाल अगर आपको तैयारी करनी ही है तो कम से कम वो पुराने वाले पैटर्न पे जाके GS 1 2 3 में जो सिलेबस दिया है आप उसको करके नोट्स बना सकते हो आप। बाकी लोग जो लोग जिनके अभी प्री उतना मजबूत नहीं हुआ है, वो कोशिश करें कि प्री को मजबूत कर लें, ज्यादा समय बचा नहीं, 2-2.5 महीने बचे हुए हैं, तो ठीक से पढ़ाई करके दे दे। बाकी मैंने आपको जितना मोटा मोटा समझाना था समझा दिया इसके अंदर जो था। बाकी आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा, सब कुछ देख लीजिएगा, वो मिल जाएगा आपको। जो भी आपको कुछ समस्या हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में आपको जाकर लिख सकते हैं, या नंबर मैंने दिए, मैं लगातार आप लोगों को नंबर पर कॉल करके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। जो भी समस्या होगी उसका मिल बांट के समाधान कर दिया जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों बता दीजिएगा। धन्यवाद।